हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक्सरसाइज रिलेटेड टू एरीज, सिंगल डायमेंशनल एरे। और वो एक्सरसाइज ये है कि हाउ यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ वन डायमेंशनल सॉर्टेड एरे। मतलब हमारे पास एक एरे है, ये A10 मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 1 2 1 3 2 7 4 3 2 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे हर एलिमेंट की एक फ्रिक्वेंसी है। जैसे 1 कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब है कि 1 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो 1 2 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 की देखें तो 2 है। 4 की देखें तो 2 है। 7 की फ्रीक्वेंसी केवल 1 है, 7 केवल एक बार आया है। हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। अगर आप ये एरे देखें ध्यान से, तो ये एरे ना अभी शॉर्टेड नहीं है। शॉर्टेड यानी कि 1 के बाद 2 फिर से 1 आ गया। कायदे में शॉर्टेड एरे कुछ ऐसा दिखता। अगर आपने ऐसे लिया हुआ है तो ये कुछ इस तरीके का होता। 1 1 फिर 2 2 2, ठीक है, फिर 3 3, फिर उसके बाद आपका आता 4 4, फिर उसके बाद आता आपका 7, राइट। इस तरीके से आता। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये अनसॉर्टेड है। तो अगर आपके पास कोई अनसॉर्टेड एरे है तो आपको उसको शॉर्ट करना होगा पहले, क्योंकि अभी आप एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी आप एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ रहे हैं, एरेज डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए शॉर्टिंग को समझना एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, रेदर देन कि हम ये वाला एरे यूज करें, हम यूज करेंगे ये शॉर्टेड एरे। ठीक है। अब ये शॉर्टेड हम एरे हमारे पास है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हर एलिमेंट की क्या फ्रिक्वेंसी है। 1 की क्या फ्रिक्वेंसी है, 2 की क्या फ्रिक्वेंसी है, 3 की क्या है, 4 की क्या है। क्योंकि शॉर्टेड एरे में अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो एक सीक्वेंस में ही रिपीट होगी। ठीक है, 1 के बाद 1, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा फिर उसके बाद फिर से 1 आएगा, नो। क्योंकि हम शॉर्टेड वे में कर रहे हैं, तो 1 1 एक साथ आ गए, फिर 2 2 2 ये हो गए, फिर 3 3, फिर 4 4 7। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 एंड 4 7, और फिर 3 10, तो 10 एलिमेंट्स हैं, और ये सब शॉर्टेड मैनर में रखे हुए हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है। वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया, इंट वैल। एक वेरिएबल ले लिया, वैल इज इक्वल टू ए 0। यहाँ पर हमने पहला ही एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी शुरू करेंगे, उसके बाद वैल में दूसरे एलिमेंट को पकड़ेंगे कि दूसरा एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। फिर तीसरा कहाँ शुरू होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से बस देखते जाइए। ये मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी ना इन लॉजिक को रटिएगा मत। आप सिर्फ ये देखिए कि मैं लॉजिक किस तरीके से लिख रहा हूँ। ये काम मुझे बेसिकली करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आप ये देख सकें कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कैसे सोचा जाता है। मैंने कैसे सोचा है वो आप देखें। उसके अलावा आप कैसे सोचते हैं, हो सकता है आपके पास इससे भी बेटर आइडिया हो जो कि मैं लगा रहा हूँ। आपको वही बेटर आइडिया खोजना है। नहीं खोजते हैं, आपको लगता है कि जो आइडिया मैंने लगाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, लेकिन आई शुड नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट माई सेल्फ। आपको इस लायक होना चाहिए कि आप खुद यहाँ पर एक नया लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकें जो मेरे लॉजिक से बेहतर हो, और आप उसे औरों से भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ, इससे बेटर तरीके से भी किया जा सकता है और ये वो तरीका है। राइट। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है इन एक्सरसाइजेस को कराने का, कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखा सकूं कि लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। अगर कोई आपसे कोई प्रोग्राम बनाने को कहे, कोई प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आए और जो कि एरे से रिलेटेड हो, और उस एरे में कोई बड़ा एलिमेंट, कोई छोटा एलिमेंट, किसी भी तरह की कोई भी एल्गोरिथम आपको लगानी हो, तो कैसे लॉजिक लिखे जाते हैं। राइट। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स जब आप पढ़ेंगे, तो ये उसका पार्ट है जो कुछ आप यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही पार्ट आता है, इतना ही पोर्शन आता है कि एरेज कैसे काम करते हैं, एरेज का काम करने का मैकेनिज्म क्या है। बट मेरा पर्पस आपको सिर्फ रटाना नहीं है कि आप रट जाइए ये कॉन्सेप्ट्स, और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रट करके आप एग्जाम पास कर जाइए, नो। जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं होगा, आपके खून में नहीं आएगा ना ये सी प्रोग्रामिंग, कि भाई कैसे की जाती है, लॉजिक जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाकर के वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सेस हैं, उसके जो तरीके हैं, उसके जो मेथड्स हैं, आपको समझ में आएंगे, वो आपके ब्लड में आ जाएंगे, एंड देन यू विल बिकम अ प्रोग्रामर। राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, इंट ए इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा है, वैल इज इक्वल टू A0 लिखा है। नाउ वी आर कमिंग हियर, हम इसको शुरू करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। एंड देन आई इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड देन आई प्लस प्लस। राइट। आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे करोगे। राइट। यहाँ पर आई ले लो,
इंट आई। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर वैल में आपने A0 डाला है, राइट। अब यहाँ पर आप एक वैल्यू आप और ले सकते हैं, इंट फ्रीक्वेंसी, एफ से रिप्रेजेंट होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 1, राइट। क्योंकि पहली बार वन जो आपने देखा, जो कुछ भी हो उसकी फ्रीक्वेंसी वन तो हो ही गई ना, पहले एलिमेंट की जो भी हो, इसलिए एफ को वन से इनिशियलाइज किया है मैंने, राइट। आप जीरो से चाहे तो जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको उसी हिसाब से आपको अपने लॉजिक को अपडेट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये देखता हूँ जो कुछ भी वैल्यू है, इफ वैल इज इक्वल टू क्या होगा, ए आई, राइट। अगर वैल्यू ए आई के बराबर है तो आप क्या करते जाएंगे, एफ प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू ए आई, देन फ्रिक्वेंसी प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो से शुरू किया है, इसलिए फ्रिक्वेंसी को बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, वैल को ए ज़ीरो किया, फ्रिक्वेंसी को आप ज़ीरो ही कर दो, क्योंकि यहाँ से आप शुरू करोगे। जब पहली बार इसको सेलेक्ट करोगे, वैल्यू इज इक्वल टू ए आई, राइट। जब वैल्यू आपकी ए आई यानी कि ज़ीरो के बराबर होगी, जब तक वैल्यू के बराबर होगी तब तक आप क्या करोगे, आप एफ को बढ़ाते चले जाओगे। तो पहली बार में ही ये प्लस एफ प्लस प्लस करके इसकी वैल्यू को वन कर देगा, कि वन मुझे एक बार मिला, वन मुझे दो बार मिला। तो जब तक ये होगा तब तक आई प्लस प्लस होता रहेगा। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ, राइट, वैल इज इक्वल टू ए आई एल्स हुआ, अगर वो चीज़ नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, वैल में आप क्या डालोगे, आप यहाँ पे डालोगे ए आई, राइट, एंड एफ को फिर जो है ज़ीरो करके, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर उसके बाद एफ प्लस प्लस आप करोगे, ठीक है। आपको समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आपको पहली बार वैल्यू मिली ए ज़ीरो, ये वन हुआ, तो उसके बाद आपने क्या किया, इस चीज़ को आपने प्रिंट कराया, एफ प्लस प्लस, यहाँ पे आपने इसको, सॉरी, इस चीज़ को आपने बढ़ाया, एफ प्लस प्लस किया, ठीक है। अब जब आपको एल्स पार्ट मिला कि नहीं, अब तो पुरानी वैल्यू खत्म, राइट, पुरानी वैल्यू जो थी वो आना बंद हो गई, अब दो आना बंद शुरू हो गया, तो उस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंट एफ, पुरानी जो वैल्यू थी, स्लैश एन, दी एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई, फ्रिक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी, राइट। यहाँ पे कॉमा लगाइए, एंड देन आप यहाँ पे लिखिए वैल, एंड देन आप दीजिए यहाँ पे एफ, ठीक है। उसके बाद आप जो है वैल को बदलिए और एफ को बदलिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने दे दिया, फिर वैल इज इक्वल टू ए आई दोबारा जब तक मिलता रहेगा तब तक क्या होगा, एफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पर भी आपने एफ को बढ़ा ही दिया, ठीक है। अपने यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होते ही आपने यहाँ पर एफ को बढ़ाया। तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले तो आपके वन है यहाँ पे, तो वैल में वन होगा, ठीक है, वैल में वन आएगा, एफ आपने जीरो कर दिया है, तो वैल जब यहाँ पे वन के बराबर होगा तो एफ को ये बढ़ाएगा, यानी एफ को वन करेगा। दूसरी बार फिर इसको वन मिलेगा तो एफ को बढ़ाएगा, ये एफ को टू कर देगा। तीसरी बार में जब इसको टू मिलेगा, देन इन दैट केस ये क्या करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल की वैल्यू तो अभी भी वन थी, लेकिन अब इसको वैल्यू दूसरी मिली है। तो जब ये दूसरे पार्ट में जाएगा तो सबसे पहले जो पिछला पार्ट था, यानी कि जो वन था, यानी जो पिछला एलिमेंट था, उसकी डिटेल ये प्रिंट कर देगा विद फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका वन, राइट, वैल, वैल की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वैल और एफ अभी तो नहीं बदले हैं, एल्स पार्ट में भले ही आए हो, लेकिन वैल और एफ की वैल्यू अभी तो बदली नहीं है पहली बार में जब ये एल्स में घुसा, ठीक है। तो उस केस में जब ये एल्स में घुसेगा तो वैल और एफ की वैल्यू जो यहाँ पे चल रही थी ना, यही चलती रहेगी। पहले आप वन की फ्रीक्वेंसी यहाँ प्रिंट कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वैल को दोबारा से इनिशियलाइज करोगे, किससे, नए एलिमेंट से, क्योंकि अब इस नए एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो आपने वैल को टू से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब जो है थर्ड इटरेशन में ये टू हो जाएगा। उसके बाद एफ को आपने दोबारा से क्या किया, जीरो कर दिया, सो दैट अब आप नई फ्रीक्वेंसी, नए एलिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी चेक कर सको। तो अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जीरो करने के बाद आपने एफ प्लस प्लस किया है, राइट। या फिर आप यहाँ पे सीधे f इज इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने यहाँ कर दिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लॉजिकल होने से भी दिक्कत हो जाती है। छोटी सी चीज जो करनी थी वो मैंने दो लाइन में की, राइट। तो आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया वन से। अब आप देखिए, जब आप वापस यहाँ पर आओगे तो अगली बार वैल की वैल्यू क्या मिलेगी, टू मिलेगी,
ठीक है? जब 2 मिलेगी तो f प्लस 2 मिलेगी तो बराबर मिलेगी क्योंकि वैल की वैल्यू आपने यहाँ बदल दी ना, तो वैल की वैल्यू आपको 2 मिल गई और ai की वैल्यू फिर से 2 मिलेगी। तो ये क्या करेगा फिर से f प्लस प्लस को बढ़ाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगली बार फिर आएगा, फिर यहाँ पे 2 मिलेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब अगली बार जब ये जाएगा तो 3 मिलेगी, क्योंकि इसको 3 मिलेगी तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाते ही ये पुराने वैल्यू की यानी कि जो 2 था, पुरानी वैल्यू अब तो 2 हो गई ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी ये प्रिंट करेगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज दिस 3। ठीक है? उसके बाद ये क्या करेगा, अब जो नया एलिमेंट है, जो इसको मिला है वैल में, ये 3 डालेगा, फ्रीक्वेंसी को फिर से 1 करेगा। इसके बाद फिर से ये अगले इटरेशन पे जाएगा, फिर से ये चेक करेगा कि वैल्यू AI के बराबर है या नहीं। तो वैल्यू में 3 है तो AI की वैल्यू यहाँ पे इसको दोबारा अगली बार 3 आने पर फिर से वही मिलेगी। तो ये f की वैल्यू को फिर से बढ़ा देगा। ठीक है? और अब ये f की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगली बार में इसको 7 मिलेगा क्योंकि इसको जो है 7 मिला, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 7 को एल्स पार्ट में जाकर के 7 को इनिशियलाइज़ करने से पहले ये क्या करेगा, ये आपके जो आपकी 3 की डिटेल है 4 की डिटेल है उसको प्रिंट कर देगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज़ दिस। उसके बाद क्या होगा, जब ये 7 पे आएगा, 7 यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, f यहाँ पे 1 करेगा। अगली बार जब ये जाएगा तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 प्रिंट कैसे होगी, राइट? क्योंकि ये तो बाहर आ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भी एक बार आप लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज़ 1। ये इस तरीके से, क्योंकि इससे बाहर निकल जाएगा लेकिन वैल और एफ की वैल्यू तो मेंटेन रहेगी ना। इस वजह से जब आप बाहर निकल कर के आओगे तो आखिरी एलिमेंट के लिए जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, जैसे अगर आप यहाँ पे 444 भी कर देते, ठीक है? तो उस केस में भी ये क्या करता, यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करता। आपको इसी का सहारा लेना पड़ता प्रिंट करने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए 7 को देखते हैं करके और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। लेट अस सी क्या देता है ये। ठीक है? The frequency of 1 is 2, frequency of 2 is 3, frequency of 3 is 2, frequency of 4 is 2, and the frequency of 7 is 1. 2 and 3 5, 5 to 7, 7 to 9 and 1 10। सभी 10 एलिमेंट्स की इसने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, राइट? और अब यहाँ पे आपने देखा कि सब कुछ प्रिंट कर दिया। अगर आप ये लॉजिक नहीं लिखते ना, ये वाला लाइन ना लिखते, तो क्या होता? इस लाइन के ना लिखने पे ये लास्ट वाला जो 7 की फ्रीक्वेंसी है ना, प्रिंट ही नहीं करता। ठीक है? देख सकते हैं 7 की फ्रीक्वेंसी प्रिंट ही नहीं कर रहा। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर आप सिर्फ़ 4 की दे दीजिए, ठीक है? यहाँ पर ये 4 की भी फ्रीक्वेंसी प्रिंट नहीं करेगा, उसकी एब्सेंस में। क्यों? क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी के केस में भी ये यहीं पे रुक जाएगा, भले ही यहाँ पे f++ करता रहे, ये एल्स में नहीं जाएगा, राइट? और प्रिंट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। जब बाहर आएगा तो फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, f और वैल की, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज़ 2, 2 एंड 3 5, 5 एंड 5 10, ठीक है? सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इसने सारी फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट की हैं। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे भी सिंपल कोई तरीका मिलता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, तो आप मुझे बता सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि नहीं यही बेस्ट तरीका है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है? अदरवाइज़ आई एम लुकिंग कि कोई और बेटर मेथड, कोई और बेटर एल्गोरिथम, कोई और बेटर लॉजिक आप लगा सकें, तो आई वुड बी रियली हैप्पी, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अपने ओर से जितनी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, आप वो करके देखिए। आई वुड सजेस्ट कि जो कुछ भी हाफ़ज़र्डली आपके माइंड में आता है, वो करिए। उसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत से एरेज़ के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको लगता है कि जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट चेक देम, जस्ट डू देम, ठीक है? आप वो करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स निश्चित रूप से निखर कर के सामने आएँगी। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।